माइक की जरूरत नहीं। यस, कॉपी बंद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट संधि चल रही थी यण संधि। ओके, ई के बाद अगर अन्य स्वर आए, ई किस में बदलेगा? ऊ के बाद अन्य स्वर आए और री किस में बदलेगा? र में बदलेगा। ठीक है, और ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी बातें मैंने कल बता ली थी। एक तो उपसर्ग को लेकर, किसको लेकर के? ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर। किसके उदाहरण है? यह वाले। वे सभी शब्द जो लेफ्ट हैंड साइड में मात्रा वाले, ठीक है, जिनकी मात्रा छोटी या बड़ी हो, अर्थात वे बात कर रहा हूं मैं, बात है लेफ्ट हैंड साइड की, जिसका खात्मा अंत में स्वर आता हो ई। जैसे देखो, एक स्वर है हमारा, मतलब एक उपसर्ग है अति, इसी प्रकार एक उपसर्ग है आपका अधि, एक उपसर्ग है आपका अभि। इसके अलावा देखो एक और होता है अपि। इसके अलावा एक उपसर्ग आएगा आपका परि, इसके उपसर्ग है प्रति और वी और नी। ये सारे उपसर्ग, इनकी मात्रा कैसी होती है? छोटी। कौन सी होती है? छोटी। ओके, प्रति वी, सही है ना? ये पकड़ से, इसकी पकड़ ढीली हो गई है। वी, नी। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं जिसकी मात्रा छोटी, ये है कवि। इसके अलावा एक और शब्द है आपका ध्वनि, इसके अलावा रवि। ओके, और ये एक शब्द है इति, ये एक शब्द है राशि, और ये एक शब्द है गति। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द है आपका हरि। मतलब कुल मिलाकर के उन शब्दों पर हमारा ध्यान होना चाहिए जिसके अंत की मात्रा कैसी हो? छोटी। ओके, अब बात करते हैं बड़ी, जिसके अंत में मात्रा बड़ी हो। जैसे ये क्या है? श्री, देवी, नारी, इसके अलावा नदी, ये सखी, ये वाणी, ये पार्वती, ये जानकी। पहले भी खूब लिखा रखे मैंने, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी, मात्रा बड़ी है, और रजनी मात्रा बड़ी है। इन सब की मात्रा कैसी है? बड़ी। अब बात करते हैं उदाहरण को लेकर के, कौन कौन से उदाहरण हैं अति महत्वपूर्ण। पूरे दिमाग को यहीं पर केंद्रित रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट संधि। चलिए उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द है हमारा अति, एक उपसर्ग है। ओके, और यहाँ मैं एक शब्द लिख रहा हूँ आवश्यक। क्या लिख रहा हूँ? आवश्यक। और अति धन आवश्यक क्या बनेगा? अत्यावश्यक। अब देखिए, इसको मेरे अनुसार चलिए, क्या यह से पहले आधा अक्षर है? अब लगाओ, ई की मात्रा क्या बनेगा? अति। यह के अंदर क्या स्वर है? आ। और आवश्यक, जो हमारे लिए आवश्यक हो उसे लिए हम क्या कहते हैं? अत्यावश्यक। इसी प्रकार देखिए एक और शब्द लेते हैं, यह है अति, और इधर आ रहा है आचार, और ये बनेगा अत्याचार। अतिधन आचार क्या बना? अत्याचार। इसी प्रकार देखो, ये एक शब्द है अति, और इधर आ जाएगा अधिक। क्या आएगा? अधिक। और ये बनेगा, ये मात्रा इसकी नहीं है, वह ऊपर वाले की है, ये तो ये समझ जाओगे। और ये बनेगा अत्यधिक। क्या बनेगा? ये शब्द शुद्धि में आएगा। हम कई बार कहते हैं आपसे मिलकर अत्याधिक प्रसन्नता हुई। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक। अति प्लस अधिक। इसी प्रकार से देखिए एक और ले लेते हैं, यह है अति,
और इधर आ रहा है उत्तम, और ये बनेगा अत्युत्तम। अति धन उत्तम, अति उत्तम को कहते हैं अत्युत्तम, अति धन उत्तम अत्युत्तम, ये ध्यान रखना। अति, यहां से देखो ये त आधा हो गया तो ये ई हो गया, य में स्वर कौन है? उ। अति धन उत्तम क्या बना? अत्युत्तम। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये एक शब्द है अति, और इधर आ रहा है अंत, और ये बनेगा अत्यंत। अति धन अंत से क्या बनेगा? अत्यंत। क्लियर हो गया? इसी प्रकार और देख लेते हैं, ये है अति, और इधर आ रहा है उक्ति। उक्ति यानी कथन या बात, और ये बनेगा अत्युक्ति। क्या बनेगा? अति धन उक्ति से बना अत्युक्ति। इसी प्रकार आगे देखो, ये एक शब्द है अधि। क्या शब्द है? अधि। और इधर आ रहा है एक शब्द आय, और ये बनेगा अध्याय। अधिधन आय से क्या बना? अध्याय। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब मैं उल्टा लेके चल रहा हूं, क्योंकि दोनों प्रकार से अपन को सीखना। मान लीजिए परीक्षा में आ गया अध्यापक, देखो यह से पहले द, और इधर आएगा अधि, और इधर आएगा आप। अब इसको समझिए, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। आपक यानी तैयार करना, मजबूत करना, पकाना, अर्थात जो हमें पकाता हो। कौन होता है? अब वो पकाना नहीं है, हमें मजबूत करता, आने वाली समस्याओं को लेकर के, आने वाले उन प्रश्नों को लेकर के हमें तैयार करे, मजबूत करे, हमें वो सामर्थ्य, वो कौशल विकसित करे। वो कौन होता है? अध्यापक। अब भाई बात समझे में, अध्यापक का मतलब श्रेष्ठता के साथ। इसी प्रकार आगे चलते हैं, ये है अधि, और ये शब्द है अक्ष, और ये बनेगा अध्यक्ष। पर आपको बता दूं, वास्तव में ये अक्षी शब्द है। वास्तव में शब्द क्या है? अक्षी का मतलब होता है आंख। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है अक्ष, एक होता है अक्षी, और एक शब्द होता है अक्षी। अक्ष का मतलब होता है धुरी, हमारी पृथ्वी इतने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अक्षी का मतलब होता है आंखें, और अक्षी का मीनिंग होता है आंखों वाली, जैसे मीनाक्षी मछली जैसी आंखों वाली, सोनाक्षी सोने जैसी आंखों वाली, अक्षी का मीनिंग। अब हम बात करें ये अध्यक्ष में, यह से पहले कौन है? ध, तो क्या बना? अधि। यह के अंदर स्वर कौन है? अ, इस हिसाब से तो अक्ष निकलेगा। लेकिन अब अध्यक्ष किसे कहते हैं, पहले वो समझते हैं। किसी भी सभा का सभापति क्या कहलाता है? किसी भी सभा का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? अध्यक्ष। वही मेन होता है, किसी का भी सभा का हो। अब बात यह आती है कि अधि का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, ऊंचाई से। अलग अलग संदर्भ में इसको ग्रहण करेंगे, उपसर्ग में आपको पढ़ाऊंगा। और अक्ष का मतलब दूरी होता है, तो श्रेष्ठ दूरी का मतलब अध्यक्ष कैसे हो सकता है? अब होता है, इधर से देखें, जो श्रेष्ठता के साथ किसी पद को सुशोभित करते हुए देखने का काम करता है, वो अध्यक्ष होता है। जैसे हम बात करें तो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, वो सर्वोपरि है। बीजेपी का अध्यक्ष है, वो सर्वोपरि है। किसी संस्था का अध्यक्ष है, वो उसका हेड हुआ, वो उच्च अधिकारी के श्रेणी में आता है, जो देखने का काम कर रहा है। इसलिए अक्षी से उसका संधि विच्छेद करते हैं। अब बात यह आती है, इसमें ईश्वर का लोप है, मैं आगे और पढ़ाऊंगा, अभी इसी संधि में पढ़ाऊंगा, आगे शब्द आएगा। ये अक्षी को मैं वापस लेके आऊंगा। अक्षी में ई का लोप हो जाता, ई गायब हो जाता, और बचता क्या है? अक्ष। अब किसी परीक्षा में कोई पेपर सेटर अगर आपको पेपर ये दे दे कि अध्यक्ष का संधि विच्छेद अधि प्लस अक्षी दे रखा है, तब भी आपको अध्यक्ष ही लिखना है, और वहां आपको ये बात समझनी है कि इसमें किस स्वर का लोप हुआ है? ई का। ये ध्यान रखना अध्यक्ष में। हालांकि अधिधन अक्ष मिलता है, ये भी राइट है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, ये एक शब्द है अधि, और इधर आ रहा है अयन, और ये आ गया अध्ययन। क्या आ गया? अध्ययन, अध्ययन, ये आ गया अधि अयन। क्या बन गया? अध्ययन। अयन अलग अलग रूप में, कणों के रूप में, चरित्र के रूप में, और अर्जन के रूप में भी इसको अपन ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से किसी का अध्ययन करना, जैसे आप पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो, आप सैटेलाइट का अध्ययन कर रहे हो, आप किसी वातावरण का अध्ययन कर रहे हो, अर्थात उसको पढ़ना, उसे समझना, अध्ययन का मतलब यहाँ ये है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ये शब्द है अधि, और इधर आ गया आदेश। क्या बना? अध्यादेश। अध्यादेश का मीनिंग होता है ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में कहते हैं, सरकार के द्वारा पारित किया जाता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अब उल्टा चलो देख कैसे होता है। यह से पहले कौन आ रहा है? द, क्या निकला?
अधि। य में स्वर कौन है? आ। अधिधन आदेश क्या बना? अध्यादेश। इसी प्रकार एक और शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये तो, और वो शब्द है अद्युडा। क्या शब्द है? और यह से पहले तो ये बनेगा अधि, और इधर आ रहा है उडा। उडा यानी विवाहिता। अब देखो अद्युडा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो, अर्थात पहली वाली के होते दूसरी आ गई हो, तो पहली वाली का पद बढ़ गया, पोस्ट बढ़ गई, उसका नामकरण हो गया। उसे क्या कहा? दूसरी तो सौतन है, दूसरी तो क्या है? तो पहली वाली का क्या नाम है? जिस आदमी के दो लुगाई है, एक प्रामाणिक है और एक अप्रामाणिक है, तो पहली वाली कौन है? प्रामाणिक है, वो अद्युड़ा है, क्योंकि उसके होते हुए दूसरी आ गई है, तो होता है, उसे अद्युड़ा कहते हैं। और पहले होता था, पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शादी कर ली, पहली वाली की कोई संतान नहीं हुई, तो वंश को चलाने के लिए वो दूसरी शादी कर लेता था, दूसरी शादी कर लेता तो दूसरी लुगाई आ गई, वो दूसरी हो गई, शादी करके आ गए। अब पहली वाली का क्या नाम है? पहली दीदी दीदी करते हो तो वहां गाँव में, तो ये पहली है, ये दूसरी है, पर यहाँ हमारे साहित्यों में, हमारे यहाँ व्याकरण में उसे क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो, अद्युड़ा। वह स्त्री जिसका हाल फिलहाल ब्याह हुआ, नवोड़ा। पढ़ाया मैंने, नवधन उड़ा, जिसकी नई नई शादी हुई हो, अभी अभी हाल फिलहाल, हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा हो, उसके लिए शब्द आता है नवोड़ा। क्या आता है? ध्यान रखना, सारी बातें स्त्रियों के लिए ही है, क्योंकि करने वाले बातें पुरुष है, पुरुष पर कभी बात नहीं आएगी, स्त्रियों पे जाएगी। किस पे आएगी? स्त्रियों पे आएगी। आगे खूब सारे शब्द, एक शब्द नहीं है, कई सारे शब्द है, उसको आगे हम पढ़ाएंगे, आगे समय रहते, बाद में। अभी फिलहाल यही अधिधन उड़ा से क्या बना? अद्युड़ा। ओके, चलिए आगे उदाहरण चलते हैं। ये देखिए एक नया शब्द आ रहा है आपका, अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? और ये आ गया आगत, और ये बना अव्यागत। क्या बना? अव्यागत कहते हैं मेहमान को, याद रखना, अतिथि को, जिसकी आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, उसे क्या कहते हैं? मेहमान। अव्यागत, अभिधन आगत। इसी प्रकार ये एक शब्द है अभी, और इधर आ रहा है अस्त, और ये बनेगा अभ्यास। अभ्यास में आदत में आ जाना, ये झूठ बोलने का अभ्यस्त हो चुका, ये लेट उठने का अभ्यस्त हो चुका, आदि हो चुका, आदत में आ जाना, उसे अभ्यस्त कहते हैं। ठीक है, और अगला देखिए, जो आदत में आ जाएगा वो कब आएगा? जब बार बार इस कार्य को करेगा। अभिधन आज से क्या बनेगा? अभ्यास। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, ये आ गया जैसे अभ्युदय आ गया, तो कुछ नहीं करना, यह से पहले कौन है? तो ये क्या बनेगा? अभी। इधर क्या आएगा? अभिधन उदय, अभ्युदय। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, यह से पहले आधा अक्षर है, उसमें कौन सी मात्रा लगानी है? ओके। इसी प्रकार एक शब्द आएगा शब्द शुद्धि में, जो जानकारी के अभाव में हम गलती करते हैं, और वो ये शब्द है अभ्यर्थी। क्या शब्द है? हम अभ्यर्थी लिखते हैं, अभ्यर्थी बोलते हैं, वो अभ्या के चक्कर में आकर, जबकि होता है अभी प्लस अर्थी। अभ्यर्थी, आर्थी नहीं, अर्थी। हेलो, हाँ, नहीं, मैं ये कौन सा बैच है बेटा? 13 नंबर बैच में हूँ। ओके, चलिए, अभ्यर्थी। अब देखो, अभ्यर्थी, अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, जो शिक्षा को ग्रहण करे, शिक्षार्थी। जो विद्या को ग्रहण करे, बात समझ में आई? अर्थी यानी ग्रहण करने वाला। अब यहाँ विशेष, अभी यानी विशेष के रूप में, जो विशेष को ग्रहण करने वाला है। अभ्यर्थी हो आप कृषि पर्यवेक्षक के, राजस्थान का हर व्यक्ति अभ्यर्थी नहीं है, जो विशिष्ट की चाहत रख रहा है। हमने आवेदन नहीं किया, आप लोगों ने आवेदन किया है। हर व्यक्ति बीएड धारी जो है वो इसमें नहीं आया, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जिस क्षेत्र में हो वही आए ना। तो विशेष को चाहने वाले,
शिक्षा विभाग की भर्ती निकलती है, बीएड कर रखा होता है एसटीसी, उसमें कृषि पर्यवेक्षक जो तैयारी कर रहे हैं, जिसने ये पढ़ाई की, वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। तो विशेष की चाहत, यानी अभ्यर्थी हर क्षेत्र में होंगे, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे दूसरा विभाग हो, उसे अभ्यर्थी कहेंगे। अभिधन अर्थी से क्या बनेगा? अभ्यर्थी। अब होता क्या है, इस शब्द को लेकर के एक शब्द ऐसा है जो बहुत प्रचलन में, और वो जानकारी के अभाव में गलत लिखा जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, और विशेष तौर से वो पढ़ाया जाता है जीके में। क्या शब्द है? देखो ये शब्द अभ्यारण्य, अभ्या अभ्या, इतनी बार अभ्या अभ्या हमारे मुख से निकला, हमने अभ्यारण्य शब्द बोल दिया और लिख लिया। मैंने ऐसी कई किताबें देखी हैं जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य शब्द मिलता है, मैंने पढ़ा भी है। मैं जब भी पढ़ाता हूं कहता हूं ये कोई शब्द नहीं है। अब चलिए अगर है तो करें इसका पोस्टमार्टम। यह से पहले ब है तो कायदे से क्या बनेगा? और यह में स्वर बोलो आ। अरे पहले आ क्यों निकालेंगे? जो स्वर है वही तो निकालेंगे ना। आरण्य कोई शब्द होता है क्या? आरण्य कोई शब्द नहीं। क्या होता है? अगर मैं यहाँ अरण्य लिखूं तो फिर यहाँ भी अरण्य आना, अभ्यारण्य आना चाहिए। आ कहां से आ गया? इसका मतलब ये शब्द नहीं है, ये अशुद्ध है। तो फिर सही क्या है? सही वास्तव में ये है, इसमें मूल शब्द है अभय। अभय यानी भय रहित होकर, भय यानी डर, और जहां भय नहीं हो। और अरण्य, अरण्य का मीनिंग होता है जंगल, वन, कानन, विपिन, कांतार, अटवी, आप कुछ भी कह दो। और अ मिलके क्या बनाएंगे? और ये बनेगा अभयारण्य। और ये दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ऐसा जंगल जहां भय रहित होकर के जंगली जानवर विचरण करते। जंगलों में डर हमें लगता है, जानवरों को नहीं लगता। हम डरते हैं कि शेर आ गया, चीता आ गया। अब सिस्टम उल्टा हो गया। अब जंगली जानवर डरने लग गए क्योंकि हम बंदूक वगैरह से शिकार करने लग गए, तो वो अपने मूल स्थान को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं। बात समझ में आ रही ना आपको? अभ्यारण्य शब्द का निर्माण इस तरीके से हुआ, लेकिन ये इस तरीके से बन गया इनके प्रभाव में आकर के। ये अभ्या अभ्या तो हो गया। तो इस ध्वनि साम्य जिसको कहते हैं एक जैसा मुख सुख के कारण, ये आपको पहले लिखना था, उस समय लिख देना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, गलती कहाँ हुई है वो बता रहा हूँ। क्लियर? अगला देखिए, उपसर्ग है आपका परि। यह है परि, और इधर आ रहा है आवरण। क्या आ रहा है? और परिधर आवरण, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? आप एक जो तैयारी कर रहे हो उसमें एक शब्द है कृषि परिवीक्षक, मैं उस शब्द का पोस्टमार्टम कर रहा हूं। क्या आ रहा है? परिवेक्षक कहते हैं सुपरविजन करने वाला, ठीक है ना, और देखने वाला, निरीक्षण करने वाला। अब यह से पहले कौन है? र, ये बनेगा परि, और इधर आएगा अवेक्षक। क्या आ रहा है? मैंने आपको गुण संधि भी पढ़ाई है, गुण संधि में ये आता है। अब इसके भी टुकड़े होंगे, अव धन। तो इसमें दो उपसर्ग है, परि और अव, और इक्षक मूल शब्द है देखने वाला। इक्षक क्या है? जो चारों तरफ देखता है, कृषि के बारे जानकारी रखता है, वो कृषि पर्यवेक्षक है आपका। कृषि धन पर्यवेक्षक तो परिधन अवे। आप तैयारी कर रहे हो जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट का मीनिंग नहीं पता है, उसका पोस्टमार्टम हमें नहीं पता है, और हो सकता है पेपर सेटर यहीं से प्रश्न बना दे कि छोरों को कृषि पर्यवेक्षक भी आता कि नहीं आता, परिधन अवेक्षक की भी संधि आती कि नहीं आती है। बात समझ में आ रही है ना? वो कितने उपसर्ग है इसमें? कौन कौन से? मूल शब्द क्या है? देखना। और पर्यवेक्षक का पूरा अर्थ सुपरविजन करना। कृषि पर्यवेक्षक को क्या कहते हो आप? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर और परिधन अवेक्षक हो गया। इसी प्रकार से देखिए, यह है परि, और इधर आ रहा है आप्त, और ये बनेगा पर्याप्त, समाया हुआ। बस ये पर्याप्त है हमारे लिए। परिधन आप्त क्या बना? पर्याप्त। इसी प्रकार से देखिए, एक शब्द और ले रहा हूं, ये पर्यूषण। क्या शब्द आ रहा है? पर्यूषण। ये जैनों का एक पर्व होता है, तो क्या निकलेगा इसमें? परि, इधर क्या आएगा? उषण। परिधन उषण से क्या बना? पर्यूषण।
बस ये ध्यान रखना है। अगर यू बड़ा मिले परीक्षा में तो ऊ बड़े से संधि करना, छोटा मिले तो छोटे से कर लेना। अलग अलग किताबों में मिलता है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा मिल जाता है, पार्ट ऊ की मात्रा, तो ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, इसमें एक और उपसर्ग है आपका प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। और इधर आ रहा है आशा, और ये बनेगा प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। इसी प्रकार से देखिए, ये उल्टा चल रहा हूं, ये क्या आ रहा है? प्रत्यय। क्या बनेगा? प्रति धन एक। अब उस शब्द की बात कर रहा हूं जहां मैंने कहा था, उसका उदाहरण और पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? प्रत्यय, और ये बनेगा प्रति धन अक्ष। और वास्तव में ये क्या है? अक्षी। अक्षी, अक्षी यानी आंखें, आंखों के सामने जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो आंखों से परे है, परधन अक्षी, परोक्ष, वहां पे विसर्ग संधि में पढ़ाऊंगा। प्रतिधन अक्ष क्या बना? ओके। अगला देखिए, ये है प्रति, और ये आगत, और ये बनेगा प्रत्यागत, प्रतिधनागत। इसी प्रकार अगर उल्टा चले, मान लीजिए प्रत्यावर्तन, ये एक शब्द है प्रत्यावर्तन, या से पहले त है तो ये बनेगा प्रति, और इधर क्या आएगा? आवर्तन, आ करके लौट जाना। सूर्य से आने वाली किरणें प्रत्यावर्तित हो करके आगे लौटना, चला जाना, प्रत्यावर्तित, प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तन। ओके। अगला देखिए, ये आ गया प्रत्यंग। क्या आ गया? ये आ गया प्रतिधन अंग। इसी प्रकार ये एक शब्द है प्रत्युष, इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है प्रत्युष, और ये बनेगा प्रति और उष। प्रत्युष कहते हैं सवेरे को, सुबह जो समय होता है लालिमा लिया हुआ, उसे प्रत्युष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रत्युष। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है प्रत्यंचा। क्या शब्द है? प्रत्यंचा। धनुष की जो डोरी होती है उसको खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यंचा। और इसमें अंचा यानी खींचना, प्रति प्लस अंचा, इस तरीके से इसके संधि विच्छेद करेंगे। आगे देखिए, कुछ शब्द मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे ये आ गया व्यास, जैसे ये शब्द आ गया व्यर्थ, जैसे ये आ गया व्यापक, ठीक है, जैसे ये आ गया व्यवहार, ठीक है, जैसे ये आ गया व्याकरण, ठीक है, ये जैसे आ गया व्यक्ति, जैसे ये एक शब्द आ गया व्यूह, ठीक है, ये आ गया जैसे व्यष्टि, जैसे ये एक शब्द आ गया व्यंजन, या एक शब्द और आ गया व्यभिचार। देखिए, इन सभी शब्दों को देखो तो आप एक बात कॉमन पा रहे हो, या से पहले आधा अक्षर क्या आ रहा है? बस, कुछ भी नहीं करना। या इसमें संधि विच्छेद होगा वि धन आस, विशेष रूप से किसी को पास में बैठाना, वो व्यास कहलाता है। समास का उल्टा व्यास होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। विधन अर्थ, जो अपने अर्थ से रहित है वो क्या है? व्यास। और जो विशेष रूप से समाया हुआ है सभी जगह, विधन आप, व्यवहार, विधन अवहार, ये आएगा व्यवहार। व्याकरण, विधन, जो विशेष रूप से किसी की व्याख्या कर दे, विश्लेषण कर दे, ऐसा ग्रंथ क्या कहलाता है? और जो विशेष रूप से स्थापित है, वो व्यक्ति है। हम विशेष रूप से स्थापित है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हम व्यक्ति है, हम एक पर्सन है। और विधन ऊह, ऊ कहते हैं विचारों को, विशेष रूप से विचारों का ताना बाना व्यू कहलाता। अब परीक्षा नजदीक है, हम व्यू रचना बनाएंगे, हमारे विचारों को एक जगह संकलित करेंगे कि मैं 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, 2 घंटे गणित पढ़ूंगा, 2 घंटे सामाजिक पढ़ूंगा, 2 घंटे जीके पढ़ूंगा। हम अपने विचारों को विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र में विभाजित कर रहे हैं, संकलित कर रहे हैं। अगर इन विचारों को हम चक्र के रूप में लगा दें तो वो चक्रव्यूह बन जाता है। क्या बन जाता है? चक्रव्यूह। व्यू, व्यू का मतलब आपकी व्यू रचना कैसी है? आपकी व्यू रचना क्या बनाई है आपने? आपने क्या सोच समझ करके तैयारी की है कि भाई कल परीक्षा है और मुझे आज क्या करना है, 2 महीने बाद परीक्षा तो मुझे क्या करना है। अब 2 महीने अक्टूबर में परीक्षा है, इसलिए आप अभी कोचिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने रचना, व्यू रचना आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, और वैकेंसी आई 3 महीने पहले ही है, तो मैं आराम से कोचिंग कर सकता हूँ। तो हम विचारों का क्या विशेष रूप से संकलित करते हैं, वो क्या कहलाता है? व्यू।
और वी धन अष्टि, ये आएगा वी धन अष्टि, और वी धन अंजन, ये बहुत कॉमन है, दिमाग लगाना ही नहीं। और व्यभिचार, वी प्लस अभिचार, वी प्लस व्यभिचार, बुरे कार्य करने वाला, जिसका चाल चलन सही नहीं है वो व्यभिचारी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? और बुरे कार्य क्या कहलाएंगे? व्यभिचार। क्या कहलाएंगे? अगला देखिए, ये देखिए नी, और इधर आ रहा है आय, और ये बनेगा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई में आया था ये शब्द न्यून, और ये बनेगा निधन ऊन, कम के संदर्भ में काम में लिया जाता। इसी प्रकार ये देखिए, ये एक शब्द है न्यास, और ये बनेगा निधन आस। न्यास कहते हैं धरोहर को, ठीक है, नगर विकास प्रन्यास वगैरह में काम में लेता है। और ये एक शब्द है न्यस्त, न्यस्त का मीनिंग होता है रखा हुआ, निधन अस्त, रखा हुआ। जैसे इस कविता में क्या भाव न्यस्त है, अर्थात रखे हुए, आपको बताना। निधन से क्या बना? न्यस्त। ये सारे उपसर्गों पर केंद्रित शब्द पढ़ा लिए मैंने। अब कुछ अन्य शब्दों पर आते हैं जो उपसर्ग तो नहीं है लेकिन शब्द। जैसे देखिए, एक शब्द है गति, ओके, और इधर आ रहा है आत्मक, और ये बनेगा गत्यात्मक। अब देखो उल्टा चलो, यह से पहले कौन है? त, लगाओ ई की मात्रा, क्या बना? गति, गति धन आत्मक, क्या बनेगा? अब मैं उल्टा चल रहा हूं। मान लीजिए परीक्षा में आ गया राष्ट्यंतरण, क्या आ गया? राष्ट्यंतरण, यानी यह से पहले कौन है? श, लगाओ ई की मात्रा। और आपको पता है राशि में मात्रा कैसी? और अंतरण, अंतरण। अब राशि भी दो प्रकार की है। हमारे जो धन पैसा होता है उसको भी राशि कहते हैं। कितनी राशि जमा कराई आपने फीस में, एक तो वो राशि होती है, और एक राशि हमारी जो राशि होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 प्रकार की राशियां हमारी, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ और मीन। अब इन 12 राशियों में सूर्य जाता है एक राशि से दूसरी राशि पर, और एक राशि में एक महीना रहता है। कितने महीना रहता है? ये फ्री का ज्ञान बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये आप इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सूर्य 12 राशि में चलता रहता है। अगर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये फेमस है क्योंकि सूर्य उत्तरायण आता है 14 जनवरी को, ठीक है ना, तो मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर कुंभ मीन। तो आप ये मत सोचना संक्रांति केवल मकर की होती है, संक्रांति 12 होती है। मेष संक्रांति होती है, मीन संक्रांति होती है, तुला संक्रांति होती है, लेकिन ये कभी इतनी फेमस नहीं है क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है तो उस समय का वातावरण चेंज होता है, हम ठंड से गर्मी की तरफ जाने लगते हैं, तिल के लड्डू वगैरह वो सब आपको पता है, वो एक ही अलग प्रकार का माहौल होता है। उस 12 राशियों में मकर संक्रांति जब आती है तो विशेष महत्व होता है। अब बात ही आती है राशि का अंतरण कैसे। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है तो अंतर हो गया, ये राशि अंतरण। मैं पहले पैसे गिन रहा हूं, 10,000 हुए और मुझे 11,000 चाहिए थे, 1,000 का अंतर हुआ। फिर दूसरी बार गिना तो 12,000 हो गए, ज्यादा हो गए। तो पहले कम हो रहे थे, अब ज्यादा हो गए। इसका मतलब राशि में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार वोट में भी अंतर होता है। पहले वोट गिने तो 2 वोट कम आए, फिर गिने तो ज्यादा हो गए। तो मत का अंतर, मतांतर, वो दीर्घ संधि है। बात समझ में आ गई? ओके, राशिधर अंतरण क्या बना? इसी प्रकार देखिए, ये एक शब्द है ध्वनि, और इधर है आलोक। ध्वनि का आलोक, ध्वनि आलोक, ठीक है। आनंद वर्धन की बहुत अच्छी रचना भी है, और ये बनेगा ध्वन्यालोक, ध्वनि धन आलोक। यह से पहले कौन है? न, तो ध्वनि धन आलोक, ध्वनि आलोक। ये सारी बातें किसकी चल रही है? छोटी ई की। किसकी है? अब हम बात करते हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में जैसे देखिए, क्या लिखा है? यह से पहले कौन है? द। अब लगाओ इसमें ई की मात्रा। अब आपको ये तो पता होना चाहिए नदी में मात्रा कैसी है, बस। तो ये आगे नदी, और यह में कौन है? अर्पण, नदी को अर्पण करना, नदी। इसी प्रकार ये आ गया जैसे सख्यागमन, तो इसमें क्या आएगा? सखी धन आगमन। इसी प्रकार से देखिए, ये देवी, ओके, और अर्पण,
देव्य अर्पण, देव्य ये वह आधा है, और अर्पण, देवी को अर्पण, देव्य अर्पण। ठीक है, इसको इधर ले रहा हूं। ठीक है, और इसी प्रकार देखो ये एक शब्द है नारी, और इधर आ रहा है उचित, और ये बनेगा नार्युचित, जो नारी के लिए उचित है। तो यह से पहले कौन है? र। तो नारी, और य में स्वर कौन है? उ। नारी धन उचित क्या बना? आगे बात समझ में? इस तरीके से ये सारे उदाहरण किसके हैं? यह वाले पहले पैटर्न की। ये लिख लीजिए आप, फिर हम सेकंड पैटर्न पे आते हैं। ये लिखने की आवश्यकता है क्या? ये तो पहले लिखा दिए मैंने, लिखा दिया ना ये तो। ओके, यहां से लिखते आप। और जिसको लिखना है तो गड़े मुर्दे उखाड़ो और दीर्घ संधि पे आओ, आपको लिखवा रखा वैसे मैंने। हाँ, आचार कहाँ है? आचार, आचार्य नहीं, व्यवहार, चाल चलन नहीं, अधिक व्यवहार नहीं। अधिक व्यवहार से मतलब ये है शालीनतापूर्ण। अगर व्यवहार है तो वो शिष्टाचार है, शिष्ट धन आचार। अगर वो व्यवहार गलत सेंस में लिया जाए, जैसे कि रोज थप्पड़े मारे जा रहे हैं, रोज पीटे ही जा रहे हैं, रोज उसको कुटे ही जा रहे हैं, तो उसके साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है। जब व्यवहार अति हो जाए बुरे अर्थ में, उसे अत्याचार। सिर्फ बातें की जा रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम 5 साल से यही सुनते आ रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। तो ये हमारे साथ भी एक प्रकार से जाति है, जाति बोलते अत्याचार।
नहीं, वहाँ बराबर वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वापस रिवाइज कर देते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है तो अब पार्ट करते हैं। कौन सा है? वाह पार्ट। ओके, सूदन आगत क्या बनेगा? उल्टा चलो, वह से पहले कौन आ रहा है? सा। कौन सी मात्रा? सूदन आगत। अब क्या करें, रिवाइज से करना पड़ेगा ना, हमारे ऑनलाइन वाले वंचित है, उनको आवाज सुनाएंगे। मेरे तो बस सही चल रही है आवाज तो। यहाँ नहीं आ रही है वो, क्या आपको मेरे वो माइक वाली आदत पड़ी हुई ना, इसलिए। और एक्चुअली में मैं माइक लगाना भूल गया, नीचे पड़ा माइक लेने कौन जाए अब, ऐसा 5वीं बिल्डिंग से छठ। हाँ, वो तो चलेगा, वो तो चलते रहते हैं, 1000 भी होते हैं मेरे तो। ठीक है, अपने यहाँ आ जाओ। ठीक है, वापस चलो। वह से पहले कौन है? सा। क्या बना? सुदन अल। थोड़ा है पर अच्छा। ओके, स्वस्ति का मतलब कल्याण। अब देखो एक शब्द आ रहा है अन्विति। क्या आ रहा है? वह से पहले कौन है? न। तो यह लगेगा अनु, और इधर इति, अन्विति। अन्वय पढ़ाया मैं, याद हो तो। और क्या बनेगा? अनु प्लस अय, टुकड़ों में विभाजित करना, अन्वय। अब कुछ अन्य शब्द ले लेते हैं, जैसे यह आ गया साधवाचरण। वह से पहले ध, तो ये बनेगा साधु, और इधर क्या आएगा? आचरण। इसी प्रकार देखो ये वधवागमन, तो वधु, तो वधु में वो कैसा? बड़ा, और इधर आगमन, वधु का आगमन। ये सारे व का पार्ट है। ओके, अब हम अंतिम पर आते हैं, और वो तीसरा पार्ट है, कौन सा? हाँ, ये वाला र बदलेगा, लेकिन वो कब? रीक पे। उदाहरण लेते हैं, देखो ये एक शब्द है पितृ। क्या शब्द है? पितृ। अब इसके साथ ये शब्द आ गया, जैसे आज्ञा। क्या आ गया? पितृधन आज्ञा बनेगा पित्राज्ञा, यानी पिताजी की आज्ञा है, माउंट आबू छोड़ दो, कैलाश पर्वत जाओ, पित्राज्ञा। इसी प्रकार से देखिए ये है उपदेश। क्या है? पिताजी उपदेश दे रहे, पितृ उपदेश नहीं, पितृ उपदेश। अब नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा भी चलिए, तरह को बदलेंगे त्रि में। यह में स्वर कौन है? उ, सॉरी, त्र में स्वर कौन है? उ, तो ये आ गया उ। इसी प्रकार से देखो ये है इच्छा। क्या शब्द है? और ये बनेगा पितृच्छा, पितृधन इच्छा। इसी प्रकार से देखिए ये आनंद। क्या लिखा है? और क्या बनेगा? पित्रानंद। और इसी प्रकार एक और ले लो, आदेश। क्या शब्द है? तो क्या बनेगा? और ये बनेगा पित्रादेश। मान लीजिए पितृ की जगह शब्द आ जाए मातृ। क्या शब्द है? और यही शब्द है, तो मातृधन आज्ञा क्या बनेगा? मात्राज्ञा। मातृधन उपदेश, मातृपदेश। मातृधन इच्छा, मातृच्छा। और मातृधन आनंद, मात्रानंद। मातृधन आदेश, मात्रादेश। मान लीजिए मातृ की जगह अगर आ जाए भ्रातृ, और भ्रातृ का मतलब होता है भाई। क्या होता है? अब भाई क्या कह रहा है, उसके अनुसार आपको ये निर्णय लेना है। जैसे देखिए, बात कर लें भ्रातृधन आज्ञा, तो ये बनेगा भ्रात्राज्ञा। और इसके टुकड़े करोगे तो ये बनेगा भ्रातृ, और इधर क्या आएगा? भाई की आज्ञा, भ्रातृ। इसी प्रकार भ्रातृ उपदेश, भ्रातृ यानी भाई के द्वारा दिया गया उपदेश। भाई की इच्छा है भ्रातृच्छा। इसी प्रकार भाई का आनंद, भ्रात्रानंद। और भाई का आदेश, आई बात, छापो।
ओके यस, इससे पहले लेके आएंगे। ये आपके यण संधि फिनिश। ये लिख लीजिए और उसके बाद एक यहाँ से आगे कर लेना ये वाला, और फिर ये ले लेना। बाकी मिलते हैं अब अपन कल।